नमस्कार बच्चों। आज हम एक लंबे अंतराल के बाद पुनः हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं डॉक्टर अरुण मिश्रा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर से आप सभी को उषा कविता के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप स्लाइड में दो चित्र देख रहे हैं, है ना। एक पहले ऊपर वाला चित्र और फिर नीचे वाला चित्र। ऊपर वाला चित्र जो है, इस चित्र में आपको धुंधलापन दिखाई दे रहा है, अंधकार जैसा, है ना। और दूसरे वाले चित्र में आपको आकाश में हल्की सी लालिमा दिखाई दे रही है। ये लालिमा क्या इंगित करती है, क्या बताती है आपको कि शायद सुबह होने वाली है, प्रातःकाल का समय आने वाला है। चित्रों को देखकर आपके मन में कई कल्पनाएं आ रही होंगी कि नहीं? निश्चित है। तो जब सूर्य की पहली किरण निकलती है, दूसरी वाली स्लाइड में आपने देखा था, उस समय को हम क्या कहते हैं? उस समय के लिए हम कहते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, प्रातःकाल, पौ फटना, प्रभात और उषा काल। तो वो जो समय है वो कहलाता है उषा काल। और आज हम उषा कविता का अध्ययन करने वाले हैं। उषा प्रातःकालीन समय, सूर्योदय के पूर्व का जो समय होता है वो उषा कहलाता है। जब सूर्य की पहली किरण आकाश में आती है तो उसे कहते हैं उषा। क्या कहते हैं? उषा। इधर चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सूर्य की पहली किरण आकाश में दिखाई दे रही है, हल्का सा पीलापन आकाश लिए है। इसके जो कवि हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म। इनकी मृत्यु 1993 में दिल्ली में हुई। काल तुझसे होड़ है मेरी, कुछ कविताएं चुका भी हूँ मैं नहीं, सुकून की तलाश, ये इनके कविता संग्रह हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार और कबीर सम्मान से सिंह जी को सम्मानित किया गया। इनकी जो शैलीगत विशेषताएं हैं, कविता की विभिन्न पंक्तियों में उभरेंगी, वो है प्रयोगवादी कविता द्वारा इन्होंने अपनी कविताओं में नए प्रयोग किए हैं। बिंब धर्मिता का प्रयोग, बिंब आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना। तो वो इनकी कविताओं में दिखता है। पिछली कविताओं में बिंब आए थे। उर्दू शायरी का प्रभाव भी इनकी कविताओं में दिखता है। जो हिंदी की बुनियादी ग्रामर है, व्याकरण है, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, मुहावरों का प्रयोग इन्होंने विशेष रूप से किया है, उस पर बल दिया है। नए प्रतीकों का प्रयोग किया है कविता में, नए उपमानों का प्रयोग किया है। नए बिंब, प्रतीक, उपमान कविता के उपकरण बन गए हैं और पुराने उपमानों में नए अर्थ की चमक से इन्होंने अपनी कविता को सराबोर कर दिया है। कविता का आदर्श वाचन करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। ये कविता का आदर्श वाचन था। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ये कविता की पहली पंक्ति है। इसमें प्रातःकालीन नभ का वर्णन कवि ने किया है। प्रात नभ था
बहुत नीला शंख जैसे। ये आपको चित्र में एकदम नीला आसमान दिखाई दे रहा है। इधर इधर इधर। तो कवि ने क्या कहा है? शंख जैसे। शंख जैसे मतलब इसमें कौन सा अलंकार आ गया? उपमा अलंकार का प्रयोग कवि ने कर दिया, जैसा जैसे जैसी के द्वारा। ठीक। भूर, कठिन शब्दों के उदाहरण दे देते हैं। भूर, भूर मतलब सुबह। नभ मतलब आकाश। चौका, रसोई घर का जो स्थान है वो चौका कहलाता है। सिल मतलब पत्थर का मसाला पीसने का टुकड़ा। मल देना, लगाना या लपेट देना। गौर यानी सफ़ेद या गोरे रंग का। झिलमिल यानी रंगीन। देह यानी शरीर। जादू, प्रभाव। ऊषा यानी सुबह या प्रातःकाल का समय। कविता में कवि ने सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित रूप का शब्द चित्र उकेरा है। सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वह सफ़ेद शंख सा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लालिमा जब फैलती हो तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हो या उस पर लाल खड़िया चाक मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल से गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। बहुत सुंदर चित्रण प्रातःकाल का कवि ने इसमें किया है उषा कविता में। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये कविता की दूसरी पंक्ति है। भोर का नभ, भोर मतलब हमने कठिन शब्द में आपको बता दिया पहले। भोर मतलब प्रातःकाल का समय। नभ यानी आकाश। कैसा लग रहा है? राख से लीपा हुआ चौका, जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। ये चित्र में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जब आप कच्ची मिट्टी का कोई मकान देखेंगे और उसमें जब गोबर से लिपाई की जाती है, उसमें हल्की सी राख मिला दी जाती है तो इस तरह के रंग ज़मीन पर उभरते हैं। सुबह जो उषा काल का समय है उस समय आसमान भी वैसा ही दिखाई देता है। देखो काव्य दृष्टि देखिए आप, कवि का दृष्टिकोण कि कवि ने आसमान की तुलना किससे कर दी है? राख से लीपे हुए चौके से। मतलब ग्रामीण अंचल की हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसकी अद्भुत छटा का चित्रण इन पंक्तियों में कवि ने किया है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। सिल मसाला पीसने का पत्थर होता है ना। तो ऐसा लग रहा है कि जब काली सिल पर बहुत सारे मसाले मिलाकर पीसे जाते हैं तो वो इस तरीके के आकार में दिखाई देने लगती है, उसका रंग ऐसा हो जाता है। अर्थात कवि ने ग्रामीण संस्कृति का या ग्रामीण जो जनजीवन है, गांव का जो प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ के लोगों का रहन सहन का तरीका है, उसका कविता में देखिए कितना अनूठा प्रयोग किया है। और नित्य क्रियाओं को, ग्रामीण नित्य क्रियाओं को उन्होंने प्रकृति से जोड़ा है, प्रकृति से जोड़ने का प्रयास कविता में किया है। बहुत सुंदर चित्रण कवि का इसमें दिखाई दे रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, और वो कैसे लग रही है? एक और उन्होंने कवि ने इसमें उदाहरण दिया है, उसको शिक्षा से जोड़ दिया है, पढ़ाई से जोड़ दिया है कि ऐसे लग रहा है कि स्लेट पर कोई लाल खड़िया चौक से लिख रहा हो, अक्षर बना रहा हो। अर्थात विद्यार्थी जीवन में कवि ने प्रवेश कर लिया, सामाजिक जीवन से। बहुत सुंदर प्रयोग इसमें कवि ने किया है, बहुत सुंदर उपमानों का प्रयोग किया है। आम जनजीवन से जोड़ते हुए प्रकृति के अद्भुत चित्रों को नए नए शब्दों का भंडार से कवि ने भर दिया है।
नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और कविता की ये अंतिम पैराग्राफ वाली पंक्ति है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, अर्थात कवि ने इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग कर दिया है, किसी नायिका का वर्णन कर दिया है। इन दृश्यों के माध्यम से कवि ने बतलाने का प्रयास किया है कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई नवयुवती जल में स्नान कर रही है, सरोवर में स्नान कर रही है और उसकी झिलमिल जो गौर वर्ण की देह है वो हिल रही है। यहाँ पर श्रृंगार रस का कवि ने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अर्थात देखो, ग्रामीण जनजीवन से और शिक्षा से जोड़ते हुए श्रृंगार रस में कवि कविता को ले आए हैं और कविता का नाम दिया है उषा। बहुत सुंदर। सूर्योदय होने पर उषा का जो समय होता है वो इस तरीके से पल प्रतिपल बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? पहले ऐसे लगता है आकाश का रंग गहरा नीला है जैसे कोई शंख हो, फिर ऐसे लगता है कि राख से किसी ने चौका लीप दिया हो, फिर थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि मसाला पीसने वाली धुली हुई सिल ऐसे लग रही है जैसे केसर उस पर पीस दिया गया हो, तो हल्की सी लालिमा लिए रहती है। थोड़ी देर में आकाश स्लेट की तरह हो जाता है और जिस पर लाल खड़िया चौक से अक्षर अंकित किए जाते हैं। उसके बाद कवि जो है कविता में नायिका के सौंदर्य को साकार कर रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई गौर वर्ण की देह झिलमिला रही है, सरोवर में स्नान कर रही है। जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और ये जो विभिन्न प्रकार के जादू थे उषा काल के वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि सूर्योदय हो गया। ये देखिए, ये सूर्य है ना, इस सूर्य को जानते हो क्या कहते हैं? सुबह का जो रक्तम लाल सूर्य होता है उसको बोलते हैं अरुण, अरुणोदय। नाम सुना होगा आपने। हमारा एक राज्य भी है अरुणाचल। अरुणाचल मतलब सूर्य के आंचल में। अरुण का मतलब होता है उषा काल का सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य जिसे कहा जाता है। मेरा नाम भी अरुण है ना, इसलिए मैंने इसे विस्तार से बताया। ये सूर्योदय हुआ और उषा काल का जादू अब समाप्त हो गया। कविता में कवि ने बहुत सुंदर शिल्प और भाव सौंदर्यों का प्रयोग किया है। शंख जैसे पहली पंक्ति में आया था, इसमें उपमा अलंकार है। शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का प्रयोग देखिए, नए नवीन उपमानों का प्रयोग कवि ने किया है। राख के लिपे हुए चौके का काली सिल लाल केसर से धुल गई हो, लाल खड़िया चाक स्लेट पर मल दी हो, इन उपमानों का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। चित्रात्मक भाषा शैली है। सहज व सरल शब्दों का प्रयोग, सहज, एकदम सहज। राख का लीपा हुआ चौका, भूर का नभ, प्रात का नभ, काली सिल, ये सहज बोलचाल के शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया गया है इसमें कविता में। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर आया है कि बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। कविता की जो भाषा है वो खड़ी बोली भाषा का प्रयोग से सुंदर बन पड़ी है। थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं। प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है? तो प्रातःकालीन आकाश की तुलना जो है वो नमी के धुलने के दृश्य से की गई है ना, और काली सिल से की गई है, स्लेट से की गई है, राख के लीपे हुए चौके से की गई है। भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है? भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका इसलिए कहा है क्योंकि राख से लीपे जाने के बाद जमीन कैसी हो जाती है? गहरी सुरमई हो जाती है।
उसी प्रकार भोरकालीन वातावरण भी ऐसा ही रंगीन सुरमई होता है। इस कारण इसमें ये समानता दिखाई गई है। अभी गीला पड़ा है से क्या तात्पर्य है? अभी गीला पड़ा है से तात्पर्य ये है कि प्रातःकालीन वातावरण में ओस की नमी है और इसका रंग जो है वो कैसा है? सुरीला है, सुरम्य है। इसी प्रकार इस समय किसी प्रकार का प्रदूषण वातावरण में नहीं होता। जैसे कि हमारा घर साफ स्वच्छ होता है, रात में लीप कर डाल दो, उसी प्रकार का जो वातावरण है वो चारों ओर उषा काल में बना हुआ है, प्रदूषण मुक्त वातावरण। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कोरोना काल में लॉकडाउन था, तो लोग कम से कम वाहनों का इस्तेमाल कर रहे थे, कम से कम फैक्ट्रियां तो चल ही नहीं रही थी ना के बराबर, तो सारा वातावरण एकदम प्रदूषण मुक्त हो गया। चारों ओर से वातावरण कैसा था? एकदम साफ स्वच्छ सुरम्य। सुनने में न्यूज़ में तो ये भी आ रहा था कि दिल्ली से हिमालय की जो दूसरे नंबर की चोटी है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, सुंदर। यही तो प्रदूषण के कारण होता है। अब आप लोग गृह कार्य करेंगे बैठकर। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर आपको लिखने हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं सूर्योदय से पहले, इस कविता में जो बताए गए हैं। कविता में बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं जिनके उत्तर आप लोग लिख पाएंगे कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। उषा कविता के उन उपमानों को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण इस कविता को गांव की सुबह का चित्र कहा जाता है ना। क्योंकि इसमें सारा ग्रामीण वातावरण भरा हुआ है। राख का लीपा चौका, काली स्लेट पर लाल खलिया मिट्टी, नील जल में गौर झिलमिल दे, यही तो ग्रामीण वातावरण के चित्र हैं, शब्द चित्र हैं ये। भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका। दूसरा प्रश्न है, नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है? कोष्टक में एक शब्द आया है, अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है मतलब ऐसा लग रहा है कि आकाश रूपी चौके की जो ताजगी है वो नमी की सूचना दे रही है। जानकारी मतलब पहले से हो चुकी है कि राख से लिपा हुआ चौका गीलापन से युक्त है और गीलापन पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। कविता पढ़ते समय इसे मुख्य कविता में कुछ मंद स्वर में पढ़ा जाना है। जैसे मंद स्वर में इसे कैसे पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। धीमे से बोलना है, ऐसे लग रहा है कि इससे कविता में एक नया अर्थ, एक नया बिंब उत्पन्न होगा। तो ये कविता का जो था वो दूसरा वाला प्रश्न था। अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। आप भी कविता लिख सकते हो, है ना। बहुत पहले हमने एक और कविता पढ़ी थी, पंत जी की है शायद, कि उठो लाले अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। मतलब माँ अपने बच्चे को जगा रही है। तो इस तरह से आप अनेक कविताएं लिख सकते हो इस कविता के आधार पर। आशा है आपको ये उषा कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें। धन्यवाद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।